आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा गाते बजाते ट्रैफिक नियमों की सीख देने की भी। इन कलाकारों को ढोल, मंजीरा और हारमोनियम बजाते देखकर एक नजर में यहाँ किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन का आभास होना स्वाभाविक है, लेकिन यूपी के बांदा में इसका खास इंतजाम पुलिस की तरफ से किया गया है। दरअसल ये कलाकार बुंदेली गीत गाकर लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील कर रहे हैं। का संकेत बताती है तो हमें इस ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है। शहर के कालुकुआं चौराहे पर 2 एएसपी की मौजूदगी में नवंबर में चल रहे यातायात माह के तहत यहां कलाकारों के जरिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही चेकिंग अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। एक तरफ एक्शन चलता रहा तो दूसरी तरफ दिलचस्प अंदाज में गीत के जरिए कलाकार ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील करते रहे, जिसे आम लोगों के साथ ही पुलिस वाले भी ध्यान से सुनते नजर आए। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की कौसानी की है। इस हिल स्टेशन से दिखने वाली हिमालय की अद्भुत चटाएं पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही हैं। लिहाजा इन दिनों ये जगह पर्यटकों से गुलजार है, जिससे होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। साथ ही पर्यटन को भी रफ्तार मिल रही है। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी त्रिशूल, नंदा देवी समेत कई श्रृंखलाएं साफ नजर आ रही हैं और इन खूबसूरत नजारों का दीदार कर पर्यटक मुग्ध हो रहे हैं। अनासक्ति आश्रम के साथ ही यहाँ के चाय बागान की हरियाली के बीच लोग सुकून के पल बिता रहे हैं। पर्यटक यहाँ के बैजनाथ झील में नौकायान का भी पूरा आनंद लेते देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में कबाड़ से बनाए गए बाघ के विशाल स्टैच्यू का अनावरण किया गया। पेंच टाइगर रिजर्व ने 10 टन कबाड़ से इस स्टैच्यू का निर्माण करवाया है। इसे बनाने में इसमें पुरानी साइकिल, पाइप, जंग लगी चादरें और दूसरे बेकार पड़े सामान इस्तेमाल किए गए हैं। 200 दिन में तैयार इस स्टैच्यू की ऊंचाई 17 फीट 6 इंच, लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। बताया गया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी के मुताबिक सबसे बड़ी बाघ कलाकृति अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में 8 फीट ऊंची और 14 फीट लंबी है, लेकिन पेंच टाइगर रिजर्व की यह कलाकृति उससे कहीं ज्यादा ऊंची और बड़ी है। इस तेंदुए और उससे कुछ दूरी पर बैठे लोगों को देखकर आप हैरत में पड़ सकते हैं, लेकिन ये कोई एआई जनरेटेड तस्वीर नहीं बल्कि हकीकत है। दरअसल यूपी के सहारनपुर के बड़गांव के जंगल के तार के बाड़ में फंसकर ये तेंदुआ लाचार हो गया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। तेंदुआ होने की जानकारी से ग्रामीण भी दहशत में आ गए थे, लेकिन बाद में उन्हें माजरा समझ में आया तो उन्होंने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके से तेंदुए का सुरक्षित रेस्क्यू किया और सुरक्षित जगह पर छोड़ने के लिए उसे पिंजरे में कैद कर लिया। सफल और सुरक्षित रेस्क्यू के बाद तेंदुए के साथ साथ ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। सड़क पर इस विमान को देखकर हैरान होना लाजिमी है। तस्वीरें तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले की है, जहां पुदुकोट्टई त्रिची राष्ट्रीय राजमार्ग पर कीरनूर में इस सिंगल इंजन ट्रेनी एयरक्राफ्ट को तकनीकी खराबी की वजह से उतारना पड़ा। इस दौरान इस छोटे विमान के अगले हिस्से को नुकसान भी पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह है कि विमान के चालक दल के दोनों सदस्यों को सुरक्षित बताया गया। जिस वक्त विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई उस वक्त हाईवे पर कई गाड़ियां चल रही थी, लेकिन उन गाड़ियों को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा और वहां से गुजरने वाले हैरत भरी नजरों से विमान को देखते नजर आए। और अब बात करते हैं कि डायबिटीज का लाइफस्टाइल से क्या लिंक है। डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से 20 से 35 की उम्र में आने के बाद इस बीमारी की संभावना तेजी से बढ़ती है। यह दावा कोरियाई जर्नल पबमेड सेंट्रल में प्रकाशित रिपोर्ट में किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर लाइफस्टाइल पर आपने ध्यान नहीं दिया तो बढ़ती उम्र के साथ शुगर और भी तेजी से बढ़ सकती है, जिसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि कहीं आप भी तो इस लिस्ट में शामिल नहीं। अगर लाइफस्टाइल और डाइट में जरूरी बदलाव किए जाएं तो काफी हद तक डायबिटीज को काबू में किया जा सकता है, क्योंकि डायबिटीज यानी शुगर एक ऐसी बीमारी है जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे सबसे बड़ी वजह खराब खान पान की आदतें और खराब लाइफस्टाइल को जिम्मेदार मानते हैं। इस बीमारी में शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, जिससे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे धीरे धीरे शुगर शरीर में जमा होने लगता है और समय के साथ हार्ट, लिवर, आंखें, नसें और स्किन जैसे कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सवाल यह है कि किस उम्र के लोग इसकी चपेट में तेजी से आते हैं, ये जानना समझना जरूरी है।
कोरिया के पबमेड सेंट्रल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में 20 से 39 वर्ष की आयु के वयस्कों की जांच की गई और पाया गया कि इस समूह में 27.7% पुरुष और 16.3% महिलाएं प्री डायबिटीज श्रेणी में थीं, जबकि 1.4% पुरुषों और 1.3% महिलाओं को पहले से ही मधुमेह का निदान मिल चुका था। स्पेशली 20 से 30 साल की युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा मधुमेह पाया जा रहा है, जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल में होते हैं, मतलब जिनका उठना बैठना खाना पीना काफी हद तक बिगड़ा हुआ है। एक ही जगह पे बैठे रहना, घंटों एक ही जगह पे बैठ के काम करना सबसे बड़ा कारण है मधुमेह का। जो लोग 20 से 30 आयु के हैं, उनके ऑफिस वाले कामों की वजह से, उनके ऑफिस के सिटिंग जॉब की वजह से उनको मधुमेह होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस चीज को कम भी किया जा सकता है। 30 मिनट की कम से कम 30 मिनट की चलने फिरने वाला काम, या हम थोड़ा विग्रस एक्सरसाइज करेंगे तो उसके चांसेस कम हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जब हम ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं। ये भी पाया गया है कि जो लोग 20 से 35 साल की उम्र में जो लोग चलने फिरने वाला काम ज्यादा कर रहे हैं, उनमें प्री डायबिटिक या मधुमेह होने के चांसेस कम रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देंगे तो उम्र बढ़ने के साथ शुगर और भी तेजी से बढ़ सकती है, जिसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल के खराब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से 20 से 30 साल के युवाओं में इसका खतरा तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं में डायबिटीज का खतरा बढ़ने के मुख्य कारण मोटापा, खराब जीवन शैली, खान पान और तनाव है। वहीं 25 साल से कम उम्र के युवाओं में से लगभग 25% को टाइप 2 डायबिटीज का खतरा है। बात अगर आंकड़ों की हो तो भारत में 25 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या 50% है, जबकि 35 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या 65% से ज्यादा है। यानी कि साफ है कि स्थिति एकदम टाइम बम जैसी है। डायबिटीज को रोकने या मैनेज करने के लिए इसके लक्षणों को जानना जरूरी है। सही कारणों को समझकर आपको इस बीमारी के लंबे और घातक प्रभावों से बचने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि बढ़ती उम्र डायबिटीज का प्रमुख कारण है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में प्री डायबिटीज और डायबिटीज अधिक होता है। उम्र बढ़ने के साथ फिजिकल एक्टिविटी में कमी और पाचन क्रिया का प्रभावित होना भी शुगर मेटाबॉलिज्म को खराब करता है, जिससे डायबिटीज की समस्या बढ़ती है। मधुमेह होने का एक और मुख्य कारण है जो कि खान-पान, गलत खान-पान का मतलब हाई शुगरी फूड, मतलब बहुत सारा सोडा पीना और बहुत सारी मीठी चीजें खाना। सेकंड, जब हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे कि रेडीमेड फूड, जैसे कि फ्रोजन फूड, उसे तला और खा लिया, ऐसी चीजें, और जिनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है। फोर्थ थिंग, जिनमें फाइबर कम है। जिन जिन चीजों में फाइबर कम होता है वो हमारे डाइजेशन को पुअर कर देता है, जिसकी वजह से हम इंसुलिन रेजिस्टेंट अगेन हो जाते हैं। इसका एक और मुख्य कारण है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है और जो फैंसी आइटम्स हैं, उन चीजों का हमें परहेज करना चाहिए। जितना हो सके हमें घर का बना हुआ ही खाना खाना चाहिए। जो लोग इन सब चपेटों में आते हैं, उनमें अर्ली एजेस में, मतलब एडल्टहुड आने से पहले ही जो लोग डायबिटिक होते हैं, अपना वेट मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों में शंका ज्यादा होती है कि डायबिटीज बहुत देर तक रहे। ऐसे में सवाल है कि डायबिटीज के प्रमुख लक्षण क्या हैं? इसे कैसे पहचाना जा सकता है? डायबिटीज तब होती है जब शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता या शरीर इंसुलिन पर ठीक से रिएक्ट नहीं करता। इससे शुगर लेवल बढ़ जाता है और धीरे धीरे शरीर के कई अंग खराब हो सकते हैं। बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, भूख बढ़ना, घाव का देर से भरना और धुंधला दिखना, ये डायबिटीज के लक्षण हैं। आनुवंशिक गलत खान-पान और मोटापा इसके मुख्य कारण हैं। सवाल तो ये भी है कि डायबिटीज कितना बड़ा खतरा है। वैसे डायबिटीज बुजुर्गों में सबसे आम बीमारियों में से एक है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की 10% से ज्यादा आबादी डायबिटीज से पीड़ित है। दुनिया भर के 17% से ज्यादा डायबिटीज रोगी भारत में हैं। डायबिटीज को प्रिवेंट करना काफी सिंपल है। पहले तो हम अपना लाइफस्टाइल को ठीक करें। सबसे पहले खान पान, हमारे खान पान में हम फाइबर ऐड करें, जैसे कि उसमें से हम वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स ये सब ऐड कर सकते हैं। सेकंड, अपने स्लीप पैटर्न को थोड़ा ठीक करें। स्लीप पैटर्न को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
थर्ड, 150 मिनट्स 150 मिनट एक हफ्ते में एटलीस्ट हम वर्कआउट करें, चाहे वो वॉकिंग है, चाहे वो जिमिंग है, रनिंग है, स्पोर्ट्स है, एनीथिंग वी कैन चूज, कुछ भी हम अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, पर 150 मिनट एक हफ्ते में वर्कआउट करना जरूरी है। फोर्थ है स्किपिंग दी अल्कोहल एंड स्मोकिंग थिंग्स। ये बैड हैबिट्स है, इन्हें अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अगर अपनी फैमिली में कोई भी फैमिली हिस्ट्री या कोई भी अर्ली साइंस आपको लग रहे हैं डायबिटिक रिस्क के, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। रेगुलरली HbA1c टेस्ट कराएं, अपने डायबिटीज के सारे टेस्ट कराएं और बिल्कुल अपना ध्यान रखें। 20s एंड 30s की एज बहुत सेंसिटिव होती है। अगर इस एज में हम सही लाइफस्टाइल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है हमें कभी डायबिटीज हो भी ना। ऐसे में ये सवाल भी मौजूद हो जाता है कि डायबिटीज से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो डायबिटीज से बचाव के लिए संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है, जिसमें हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल हों। वहीं नियमित रूप से 30 मिनट एक्सरसाइज भी आवश्यक है। इसके अलावा नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच भी कराएं। अगर आप इन छोटे छोटे और तरीकों का पालन करते हैं तो डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार के बक्सर में मना लिट्टी चोखा का महापर्व। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कल बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। इसके लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती की जाएगी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुए हैं। बिहार में इस बार बम्पर वोटिंग हुई। मतदान का पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार मतदान प्रतिशत 67.13% रहा, जो 1951 के बाद से सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। इस बार महिलाओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नैनीताल के भुजिया घाट में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काया आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया। यहां छात्र छात्राओं को BAS, आयुष, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, D फार्मा, B फार्मा समेत कई कोर्स कराए जाएंगे। साथ ही यहाँ मरीजों को अलग अलग रोगों के उपचार की भी सुविधा मिलेगी। शुभारंभ के मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इससे उत्तराखंड को नई पहचान मिलेगी, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यहाँ पर आज के प्रयासों से जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है, ये निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत आगे जो हमारे प्रयास हैं, राज्य के अंदर लोग आए, उन प्रयासों को बहुत बल मिलेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को बड़ी राहत मिली। यहाँ हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई। राजौरी के खेल स्टेडियम खेवरा स्थित हेलीपैड पर इसका शुभारंभ किया गया। दूर दराज के दुर्गम इलाकों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये बड़ी सौगात है। दरअसल यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने से आपात स्थितियों में लोगों की मदद करना आसान होगा। साथ ही यहाँ पर्यटन के लिए भी रास्ते खुलेंगे और आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। मशहूर एक्टर और फिल्म मेकर फरहान अख्तर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात उनकी अपकमिंग फिल्म 120 बहादुर को लेकर हुई। इस मौके पर उनके साथ रितेश सिद्धवानी, अमित चंद्रा, अरहन बगाती और निर्देशक रजनीश घई भी मौजूद रहे। असल में फरहान की ये फिल्म भारत और चीन के बीच रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है। ऐसे में फिल्म रिलीज से पहले मेकर्स ने भारतीय सेना की 13वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के वीर सैनिकों की बहादुरी को सम्मान देने के लिए माई स्टैंप लॉन्च किया है, जिसका अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर डाक सेवा के महानिदेशक श्री जितेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। 120 बहादुर 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बिहार के बक्सर में लिट्टी चोखा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंचकोसी परिक्रमा के अंतिम दिन बक्सर के किला मैदान में विहंगम दृश्य देखने को मिला। खुले मैदान में हजारों की तादाद में लोग लिट्टी चोखा बनाते नजर आए। इसके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों से लोग पहुंचे थे। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने मुनि विश्वामित्र और भाई लक्ष्मण के साथ बक्सर किला मैदान में लिट्टी चोखा का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अहिल्या का उद्धार किया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। और अब बात करते हैं अयोध्या की। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी जोरों पर है, जहां 25 नवंबर को भव्य और दिव्य तरीके से विवाह पंचमी मनाई जाएगी। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले 21 नवंबर से 5 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान शुरू होगा, जिसमें अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत के 108 वैदिक आचार्य शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं, जो कि राम मंदिर के शिखर पर श्री राम ध्वज फहराएंगे।
भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। रामलला की नगरी में हर गली, हर घाट और हर दीवार जगमगाने वाली है और इसकी वजह भी बेहद खास है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर के पूरा होने की वजह से भव्य और दिव्य उत्सव होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी महीने की 25 तारीख को नए नवेले राम मंदिर के शिखर पर श्री राम ध्वज फहराया जाएगा। ये ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा होगा, जो रेशम के धागों से तैयार किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक ऐसा आयोजन देश में पहली बार होगा, जब 191 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म और आस्था का प्रतीक ध्वज लहराया जाने वाला है। ये ध्वजारोहण समारोह कितना भव्य होने वाला है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि समारोह के लिए करीब 8 से 10 हजार लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें साधु, संत और खास हस्तियां शामिल हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के लिए 25 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। तैयारी अच्छी चल रही है, निमंत्रण दिए जा रहे हैं, डाक से भेजे गए हैं, बाई हैंड भेजे गए हैं, व्हाट्सएप पर सूचनाएं भेजी गई हैं, टेक्स्ट मैसेज दिए गए हैं, आजकल टेलीफोन से याद कराया जा रहा है। सभी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप 24 नवंबर को आ जाएं, और सबके आवास व्यवस्थाएं हो रही हैं। बड़ी मात्रा में होम स्टे, धर्मशालाएं, आश्रम सबने अपने यहाँ निवास की अनुमति प्रदान की है। जगह जगह भोजनालय चलाएंगे। 25 नवंबर को होने वाले इस उत्सव के लिए कलाकार प्रस्तुतियों की तैयारी कर रहे हैं। कोई राम अवतार में नजर आ रहा है तो किसी ने राम भक्त हनुमान का रूप धारण किया है। दरअसल विवाह पंचमी के दिन अयोध्या में ध्वजारोहण का भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में नामी गिरामी हस्तियां शिरकत करेंगी और ये कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। 25 नवंबर को हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर राम मंदिर में आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे। इसमें एक विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें सारा ही संत समाज आएगा और हमारी भी प्रस्तुति रहेगी, और यही है रामलला के हम दर्शन करेंगे और ऐसी प्रस्तुति चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में ध्वजारोहण के लिए पधारेंगे, जिसे लेकर कलाकारों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे आज हम यहाँ पर आज आए हैं अयोध्या में, इसी प्रकार 25 नवंबर को भी हम अपनी पूरी टीम के साथ और पूरे जोश के साथ प्रभु के तन मन धन से कार्यक्रम में अपना प्रस्तुति देंगे। प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रभु की अनुभूति होती है, और इस रूप में आके तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली प्राप्त करते हैं कि प्रभु ने हमें इस लायक समझा कि हमें रूप देते हैं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस तरीके से आने वाले कोई भी सनातन हमारे जो धर्म के कार्यक्रम होते हैं उसमें वैसे रूप लेते हैं और प्रभु को जो सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी निरंतर प्रयास करते हैं। बताया जा रहा है कि ध्वजारोहण समारोह से जुड़े अनुष्ठान 21 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, जो प्रसिद्ध विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की देखरेख में कराए जाएंगे। और 25 नवंबर को शुभ मुहूर्त में धर्मध्वज की स्थापना मंदिर के शिखर पर होगी। जो श्री राम जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर में जो केसरिया ध्वज फहराएगा, उस ध्वज में जो है कोविदार वृक्ष का जो चिन्ह रहेगा, जो भगवान सूर्य का चिन्ह रहेगा, ओम का चिन्ह रहेगा। कोविदार चिन्ह क्या है? कहा ये सूर्य कुल के धर्म ध्वज पर रहता है। यह विजयी, पराक्रम, ज्ञान, शक्ति, साहस का यह प्रतीक चिन्ह है। पूरे देश के लिए यह गौरव का विषय होगा जो देश के सबसे प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा धर्म ध्वज का जो है शिखर पर स्थापित होगा। बड़ा ही आनंद, संपूर्ण अयोध्यावासी बड़े ही उत्सुकता से, आनंद से इस दिन, इस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न मठ मंदिरों में व्यापक तैयारियां चल रही है। विवाह पंचमी के दिन कई कार्यक्रम हैं, जिसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट तैयारी कर रहा है। वहीं रामनगरी को भव्य तौर पर सजाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ 7 फेरे लिए थे। लिहाजा राम की पैड़ी से लेकर हनुमानगढ़ी तक हर ओर सजावट, रंगाई और रोशनी का उत्सव दिख रहा है। और खास बात यह है कि इस भव्य महोत्सव को लेकर भक्तों में भी जोश आई है। अभी से रामनगरी में होम स्टे और होटल हाउसफुल हो रहे हैं। अयोध्या के होटल संचालकों के मुताबिक 20 नवंबर से 30 नवंबर तक अयोध्या में एक भी कमरा खाली नहीं है, चाहे 2 या 3 सितारा होटल हो या फिर लग्जरी होम स्टे।
जब से ये क्लियर हुआ कि ध्वजारोहण माननीय प्रधानमंत्री जी करने आ रहे हैं, उसके बाद से लगातार होटल पे हमारी बुकिंग लगभग फुल हो चुकी हैं। 2 या 3 इन्वेंट्री हमारी अभी ऑन है, सारी इन्वेंट्री ऑफ हो चुकी है। और लगभग भीड़ की वजह से तो फोन भी बाहर से बहुत आ रहे हैं कि हमें कमरे चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास कमरे उपलब्ध नहीं है। सर हमारे पास अभी तो जाने चलिए 20 तारीख से तो ओवर बुकिंग आ रही है और 21-30 तारीख तो फुल ही है हमारे पास है, अवेलेबल नहीं है हमारे पास अभी तो रूम, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ रहा है। जी 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 31 तारीख तक तो बुकिंग है, आगे भी बुकिंग हमारे पास आ ही रही है। ऑनलाइन हमारा चलता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो दोनों भी आ रहे हैं, तो ओवर फुल ही रहता है हमारा होटल। अयोध्या प्रशासन और श्याम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मिलकर पूरी रामनगरी को उत्सव के रंग में रंगने की योजना बनाई है, क्योंकि ध्वजारोहण समारोह का उत्सव न सिर्फ अयोध्या के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि देश दुनिया में मौजूद करोड़ों राम भक्तों के लिए भी ये दिन बहुत खास होने वाला है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, हालांकि आखिर में बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 12 अंकों पर 84,479 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 3 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 25,879 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 3,000 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,30,900 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 7,700 रुपए उछली। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,69,000 रुपए पर पहुंच गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 6 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 68 पैसे हो गई। जर्मन कार कंपनी ऑडी ने अपनी नई F1 कार को अनवील कर दिया। कंपनी ने इसे एक भव्य समारोह में पेश किया, साथ इसकी लॉन्चिंग डेट भी बताई। इसे अगले साल 8 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक 8 मार्च को ऑडी पहली बार मेलबर्न में ग्रिड पर दौड़ेगी। कंपनी ने अपनी इस नई F1 कार को टाइटेनियम, कार्बन ब्लैक और ऑडी रेड कलर में पेश किया है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे लोगों की। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अब वायु प्रदूषण से बचने के लिए मास्क भी पर्याप्त नहीं है, इससे परेशानी बढ़ सकती है। जस्टिस PS नरसिम्हा ने ये बातें उस एक मामले की सुनवाई के दौरान कही और वकीलों को वर्चुअल सुनवाई की सुविधा का लाभ उठाने के लिए कहा। जाहिर है कि दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है और यही वजह है कि लोग साफ और स्वच्छ हवा के लिए नेचर के करीब जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी स्थलों पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें बड़ी संख्या दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की बताई जा रही है। ये लोग प्रकृति के करीब जाकर राहत और सुकून की सांस ले रहे हैं। महानगरों में लगातार बढ़ते पॉल्यूशन के बाद पर्यटक लगातार कौसानी की ओर रुख कर रहे हैं। ये ठीक मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं। कौसानी जो कि हिमालयी क्षेत्र का एक बहुत बेहतरीन सुंदर नज़ारा यहाँ पे रहता है। ये अनासक्ति आश्रम का क्षेत्र है, देख सकते हैं आप। हिमालय का अद्भुत नज़ारा यहाँ पे पर्यटक दूर दूर से यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपनी हिमालय की सुंदरता अपने कैमरों में कैद करके ले जा रहे हैं। अभी जो पर्यटक हैं हरियाणा और दिल्ली से खास तौर पर लगातार पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ लोगों से मेरी बातें जब हुई तो उनका कहना है कि दिल्ली और हरियाणा में जो वहाँ का वातावरण है पर्यावरण बहुत दूषित हो चुका है, तो वो लोग यहाँ पर आकर जब सुबह चहलकदमी कर रहे हैं तो उनका कहना है कि इतनी ताज़ी हवा, इतनी फ्रेश हवा उनको मिल रही है। उनका कहना है कि वो ऐसे दिल्ली और हरियाणा में नहीं घूम सकते हैं, तो इस पहाड़ों में आके वो लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं और ताज़ी हवा का आनंद ले रहे हैं। और उनका कहना है कि यहाँ पहाड़ों में प्रदूषण से कोसों दूर पहाड़ है और दिल्ली और हरियाणा में खास तौर पर जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उससे बड़ी दिक्कतें वहाँ पर आ रही हैं, ऐसा पर्यटकों का कहना है। यहाँ का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में तो गंद है, देखा जाए तो बहुत प्रदूषण है, कोई बीमारियाँ बहुत है दुनिया भर की। यहाँ आए हैं तो हमें लगा, महसूस हुआ, अच्छा लगा। शिमला में बहुत अच्छा मौसम है, देखा जाए तो हरियाली बहुत है। ठंड ठीक है, ज़्यादा नहीं है इस हिसाब से।
मज़ा है। शिमला में तो है ही नहीं है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा है। हरियाणा, दिल्ली और ये तो NCR पूरा प्रदूषण का ही है, अभी बहुत ज़्यादा है। आंखों में भी लगता है, दिन में भी रात में भी आंखें भी ख़राब हो चुकी हैं काफ़ी, मतलब बहुत फ़र्क है। मेरी फैमिली में भी काफ़ी जनों का जलन रहती है आंखों में प्रदूषण की वजह से। मगर यहाँ बहुत अच्छा है, शांत माहौल है, प्रदूषण नहीं है, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। जब आए तो उस समय तो ठंड लगी, जब चले तो ठंड थोड़ी सी कम महसूस हुई, पर ठंड है। निचले हिस्से में अभी ठंड कम है, यहाँ ठंड है। यहाँ का तो शांति माहौल बहुत अच्छा है। वैसे दिल्ली में तो सर में दर्द हो जाता है, पोल्यूशन इतना है, ट्रैफिक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा तो ये है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बीमार लोग ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़ला, जुकाम, खांसी, ये तो नॉर्मल हो गया लोगों के लिए। अब यहाँ पे तो आप सुबह आए हम यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे हो गए, फिट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सारे बिल्कुल खुली सांसें ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा यहाँ का। वैसे अच्छी है, नॉर्मल है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छी ठंड है और घूमने का सबसे अच्छा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा आज 7वें दिन यूपी में प्रवेश कर गई। मथुरा की सीमा में प्रवेश करने पर इस यात्रा का जिस भव्य रूप से स्वागत किया गया वो देखने वाला था। यहाँ पदयात्रा की सुरक्षा की व्यवस्था भी जबरदस्त थी। हरियाणा से यूपी में प्रवेश के दौरान इस पदयात्रा के दौरान पदयात्रियों के कई अलग अलग रंग देखने को मिले। स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री भी सड़क पर ही खान पान का आनंद लेते नजर आए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। 7वें दिन इस पदयात्रा में और ज्यादा पदयात्री दिखे, जिनका जोश कहीं ज्यादा हाई नजर आया। हरियाणा से यूपी की तरफ बढ़ती इस पदयात्रा के दौरान जगह जगह भव्य स्वागत किया गया, तो पदयात्रियों के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। मासूम को देखिए, ये आगे चल रही गाड़ी पर बज रहे हनुमान चालीसा पर झूम रहा है। इस पदयात्रा को लेकर इसे भले ही बहुत ज्यादा कुछ पता ना हो, लेकिन इसका भक्ति भाव का ये अंदाज हर किसी को मुग्ध करने वाला है। अब पदयात्रा में शामिल इस बच्चे को देखिए, जो पुशअप करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। पदयात्रा को और खूबसूरत बहुत सारे लोग बनाते हैं। अभी हमारे सामने एक बच्चा है और आप देखिए कि ये बच्चा कैसे लगातार इस तरह से पुशअप मारते हुए पदयात्रा में शामिल हो रहा है। ये जहां से भी चला है दिल्ली से, वहां से ये पूरे रास्ते वृंदावन तक इसी तरह पुशअप मारते हुए पहुंचेगा। ये इन बच्चों का भी जोश है, जज्बा है कि कैसे ये लोग यात्रा में अपनी जो भी क्षमताएं हैं उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बस बेटा बस। क्या नाम है आपका? जय श्री राम प्रदेशवासियों, मैं आपका रुद्र कुमार, मैं जिला बुलंदशहर से खुर्दा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं माँ कात्यायनी। सब कुछ एक ही सांस में बता दोगे, रुक तो जाओ। जिला बुलंदशहर से आए हो, रुद्र नाम है। हाँ। किस क्लास में हो? फोर्थ। रुद्र, ये तुम पुशअप करते हुए जाओगे यात्रा में? हाँ। मैं माँ कात्यायनी मंदिर छतरपुर दिल्ली से मैं सपाटी मारते हुए मैं मथुरा वृंदावन तक जाऊँगा। तो अभी तक जो हम लोग लगभग 100 किलोमीटर आ गए हैं, तो वैसे ही पुशअप मारते हुए आए? हाँ। इस यात्रा में शामिल हर पदयात्री पूरे रंग में दिख रहा है। यहाँ तक कि डोली में महिला को उठाकर ले जाने वालों के चेहरे पर भी थकान का नामो निशान नहीं है। इसमें नेपाल के लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो एक पैर पर 108 घंटे तक खड़ा रह सकने वाला बिहार का ये युवक भी शामिल है। तमाम भक्त यहाँ मौजूद है और बहुत सारे लोग सेवा करने वाले भी रास्ते में मौजूद हैं, जो पदयात्रियों की सेवा के लिए कुछ न कुछ अपने पास से लेकर आए हैं। फल है इनके पास में, रास्ते में कोई हलवा बांट रहा था, कोई चाय पिला रहा था, लेकिन कई अनोखे और जबरदस्त भक्त भी आपको इस यात्रा में मिल जाते हैं। ये देखिए, ये एक युवक है जो कि नालंदा बिहार से आए हुए हैं और इस तरह से एक पैर पर ये साधना करते हैं। उनका दावा है कि ये 24 घंटे तक
एक पैर पर साधना कर चुके हैं और इसके अलावा 108 घंटे का भी एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। फिलहाल ऐसे ही लोग तमाम यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन जब इस तरह के पदयात्री मिलते हैं तो जाहिर तौर पर यात्रा की जो गरिमा है, भव्यता है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ड्रम की थाप पर भक्ति भाव में आगे बढ़ते पदयात्रियों का ये रेला अपने आप में बहुत कुछ संदेश दे रहा है। बाबा बागेश्वर के साथ चल रहे इस काफिले में खाने पीने सब कुछ की व्यवस्था है। बाबा ने अपने लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है। जब जहां भूख लगती है रास्ते में रुककर सड़क पर बैठकर ही खान पान कर लेते हैं। बाबा बागेश्वर की तबीयत में अब सुधार है। हालांकि तपते शरीर यानी बेहिसाब बुखार के बावजूद भी इन्होंने अपनी पदयात्रा जारी रखी। माथे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बुखार है, गला बैठ गया है, लेकिन पदयात्रा धीरेन्द्र शास्त्री जी की लगातार जारी है। आज भी हमारे साथ में है महाराज जी। अब तो पास में है बांके बिहारी जी, काफी करीब आ गए हैं। अच्छा महसूस हो रहा है? अब तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है पर उतनी ठीक नहीं है, और भगवान दया करेंगे। 2 दिन शेष बाकी है और ये एक वैचारिक क्रांति है, तो ये अनवरत चलती रहेगी जब तक तन में प्राण है, अंतिम श्वास तक। इस यात्रा से सिर्फ एक मैसेज नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है जो शायद समाज के लिए बहुत जरूरी थे। हरियाणा से जब इस पदयात्रा ने यूपी में प्रवेश किया तो मथुरा सीमा पर गजब रंग देखने को मिले। ये बॉर्डर है, यहाँ उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों की सीमा लगी हुई है, वहाँ पहुँच गई है। तो इस तरह के जो कटआउट हैं, जो श्रद्धालु हैं जो चल रहे हैं इसमें, उनके जो अनुयायी इस तरह के कटआउट लेके बड़ी संख्या में जो लोग हैं, इस तरह ये यात्रा आ रही है। यूपी में पदयात्रा और बागेश्वर बाबा का स्वागत बेहद भव्य और दिव्य तरीके से किया गया, जिसमें ब्रिज की संस्कृति की झलक साफ दिखाई पड़ी। बहुत सी महिलाएं सखा के रूप में तैयार होकर स्वागत के लिए पहुंची थी। भव्य स्वागत के साथ ही सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था यहाँ दिखी। यूपी पुलिस के सिंघम के रूप में जाने जाने वाले एएसपी अनुज चौधरी के साथ ही 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी, अतिरिक्त बल, LIU और बॉम्ब स्क्वाड की तैनाती दिखाई पड़ी। इस एकता यात्रा में अलग अलग अंदाज के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। पदयात्रा में बहुत सारे लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। एक ये बाबा जी भी हैं जो कि हाथ में क्या बोलते हैं, फरसा है, फरसा लेकर चल रहे हैं। परशुराम का फरसा है जी। मैं आगरा का रहने वाला हूँ, साउथ में रहता हूँ। मैं बॉडीगार्ड भी रहा, बाउंसर हूँ, राज बब्बर का भी रहा बाउंसर। अब आपके यहाँ मथुरा में लक्ष्मी नारायण जी हैं, उनका बाउंसर हूँ। और हम इस यात्रा में आप शामिल होने के लिए साउथ से आए हैं। कितना भारी है तो क्या हल्का ही है, ठीक है। कितना वजन है इसका? इसका वजन होगा कम से कम 5 किलो के करीब। 5 किलो। ये रखते हमेशा अपने पास? साहब हमारे पास रहता है, प्यार भी करते हैं। जब बात आ जाती है अपनी बात की, हिंदू की, तो फिर बाहर भी करते हैं। परशुराम का हथियार लेकर चल रहे हो आप, क्या मैसेज देने की कोशिश? एक बात कहूँ आपसे, मैं छोटा सा एक देशभक्ति गीत कहूँ आपसे। बिगुल बज रहा आजादी का और गगन गूंज रही नारों से, और मिला रही है आज हिंद की मट्टी नजर सितारों से। एक बात कहता हूँ लेकिन आज देश के प्यारों से और जनता के नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, संभल के रहना अपने ही घर में छुपे हुए गद्दारों से। और झांक रहे हैं अपने ही दुश्मन अपनी ही दीवालों से, लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वत खोर यहाँ, और सच के ऊपर झूठ का दिन दिन भैया बढ़ता जा रहा जोर यहाँ। इसलिए परशुराम के फरसे की जरूरत है। करो मरो की बारी है, भारत पे संकट भारी, करो मरो की बारी। ये बता रहे हैं कि ये बाउंसर रहे हैं, राज बब्बर के बाउंसर रहे हैं और साउथ में रहते हैं, बाकायदा यहाँ पहुँचे हैं सिर्फ पदयात्रा के लिए। हालांकि रहने वाले आगरा के ही हैं, लेकिन हाथ में फरसा है, परशुराम का हथियार है और एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम सब एक साथ हैं। और इस तरह के तमाम रंग आपको पदयात्रा में दिखाई पड़ेंगे।
7वें दिन पदयात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है और मथुरा में बढ़ते हुए 10वें दिन यानी कि 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर इसका समापन होगा। लेकिन पदयात्रियों का ये सैलाब, ये स्वागत सत्कार बता रहा है कि बाबा बागेश्वर के अभियान को कितना ज्यादा समर्थन मिल रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा से मनीष चौरसिया और मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरमनप्रीत कौर ने एमएस धोनी को बताया अपना फेवरेट क्रिकेटर। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर। विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का चेन्नई में जबरदस्त अंदाज में स्वागत किया गया। ऐसा लगा जैसे ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा चेन्नई गूंज रहा हो। अपने बीच हरमनप्रीत को पाकर बच्चियों का जोश देखने लायक था। बच्चियों ने जबरदस्त डांस किया तो हरमनप्रीत भी थिरकने से खुद को रोक नहीं सकी। हरमनप्रीत बल्लेबाजी की नुमाइश करती हुई नजर आई। चेन्नई के एक स्कूल में विशेष रूप से सम्मानित की गई हरमनप्रीत ने समारोह में अपने अनुभव शेयर किए, साथ ही उनसे सवाल भी किए गए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपने पसंदीदा क्रिकेटर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। ईडन गार्डन्स स्टेडियम 6 साल बाद टेस्ट की मेजबानी करने जा रहा है। आखिरी बार यहां नवंबर 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट खेला गया था, जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा रहे शार्दुल ठाकुर 2026 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम में दिखेंगे। उन्हें मुंबई इंडियंस के हाथों लखनऊ सुपर जायंट्स ने ट्रेड कर दिया है। दोनों फ्रेंचाइजी टीम की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया। शार्दुल 2 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस में ट्रेड किए गए हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।